लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोगों को देखना है जीएसटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट। जैसे कल इस नोट्स में हमने आपको बताया था, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के बारे में मैंने आपको कल समझाया था। आज सबसे पहले जीएसटी के बारे में दे रखा है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है। देखिए, जैसे इसका नाम ही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी एक ऐसा कॉमन टैक्स है जो हमारा गुड्स पर भी अप्लाई होता है और सर्विसेज पर। यानी यह एक ऐसा कॉमन टैक्स है जो गुड्स और सर्विस दोनों के लिए बनाया गया। तो देखिए, जब कोई भी नया टैक्स सिस्टम लागू होता है तो उसके दो मेन कारण होते हैं। पहला, पुराने टैक्स सिस्टम में कमी क्या थी। आखिर किसी टैक्स सिस्टम को अगर चेंज किया जा रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है। पुराने टैक्स सिस्टम में कमी क्या थी। और सेकेंड जो रीजन होता है वो ये होता है कि नए टैक्स सिस्टम में बेहतर क्या है। नए टैक्स सिस्टम में एक क्या अच्छी चीज है। क्या हुआ? देखिए, पुराने टैक्स सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी। उस कमियों को धीरे 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 करके जीएसटी में दूर किया गया है। पुराने टैक्स सिस्टम की सबसे बड़ी कमी थी मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, यानी एक ही बिजनेस पर एक ही साथ एक से अधिक टैक्स का लगाया जाना। जैसे मान लो, हम कोई एक ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग का काम भी करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करते हैं और हम सर्विसेज का काम भी करते हैं। एज्यूम करिए हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, बनाने के बाद उसे सेल करते हैं और आफ्टर सेल उसकी सर्विस भी देते हैं। यानी हम तीनों तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ट्रेडिंग के, मैन्युफैक्चरिंग के और सर्विसेज के। तो पुराने टैक्स सिस्टम में क्या होता था, ट्रेडिंग के लिए वैट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था स्टेट गवर्नमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में। तो इससे क्या होता था, किसी बिजनेस पर टैक्स का बर्डन ज्यादा होता था, उसे एक से अधिक लोगों को टैक्स देना पड़ता था। बात समझ आ रहा ना? ये सबसे ज्यादा कमी थी पुराने टैक्स सिस्टम में। दूसरी बात ये थी कि पुराने टैक्स सिस्टम में हर स्टेट अपने हिसाब से टैक्स लगाता था। हर स्टेट अपने अपने स्टेट में अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाता था, जिसका सबसे मेन दिक्कत ये होता था कि किसी भी आइटम का प्राइस अलग अलग जगहों पर अलग होता था। जैसे मान लो ये मार्कर पेन है, यूपी में इस पे 5% जीएसटी लगाया गया ना, बिहार में इस पे जो है 12% जीएसटी लगाया गया, महाराष्ट्र पे इस पे 18% जीएसटी लगाया गया। तो आइटम एक ही है, लेकिन चूंकि जीएसटी का रेट अलग अलग है, टैक्स अलग अलग है, इसलिए इसका प्राइस जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता था। ये सबसे बड़ी कमी थी। तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यही आता था। जबकि जब जीएसटी अपना लागू हुआ तो जीएसटी में क्या हुआ, जीएसटी में उन पुरानी पुरानी सारी चीजों को चेंज कर दिया गया और सिंपल ये बोला गया कि आप किसी भी तरीके का बिजनेस करें, चाहे आप ट्रेडिंग का करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का करें, चाहे आप सर्विसेज का करें, चाहे आप एक स्टेट में करें या एक से अधिक स्टेट में करें, आपको केवल एक ही रजिस्ट्रेशन कराना है और वो रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का। यानी एक ही रजिस्ट्रेशन से आप एक ही साथ एक से अधिक स्टेट में बिजनेस कर सकते हैं, पहली चीज। एक ही रजिस्ट्रेशन से आप एक से अधिक तरीके के बिजनेस को कर सकते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग का बिजनेस करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का, चाहे सर्विसेज का, चाहे तीनों को एक साथ करें, आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही कराना है और वो रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का। और ये जीएसटी पूरे भारत में कॉमन रूप से लागू होता था। यानी अगर इस मार्कर पेन पर 5% जीएसटी यूपी में है, तो जीएसटी में जब ये शामिल हो गया, जिसपे बिहार पे भी 5% जीएसटी होगा, महाराष्ट्र में भी 5% जीएसटी होगा, यानी एक आइटम पर पूरी कंट्री पर एक समान टैक्स लागू होगा। इसलिए जीएसटी को बोला जाता है वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। वन नेशन वन मार्केट और वन टैक्स, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। देखिए, India is a federal country where both the central and state government have the power to levy and collect tax। जहां स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो टैक्स लगा सके और लगाए हुए टैक्स को कलेक्ट कर सके। और जीएसटी को लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 से। अपनी कंट्री में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू। ठीक है, यहाँ देखो हिंदी में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो मैंने कल आपको समझाया था, जहां टैक्स पे करने की लाइबिलिटी जो होती है, जो इंसिडेंस होता है,
वो पर्सन टू पर्सन शिफ्ट होते चला जाता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर एक कंपनी किसी होलसेलर किसी रिटेलर किसी कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करती है, तो टैक्स का सारा पेमेंट कंज्यूमर करता है, लेकिन वो पेमेंट कंज्यूमर डायरेक्ट नहीं करता है। कंज्यूमर अपना टैक्स रिटेलर को देता है, रिटेलर अपने टैक्स का कुछ हिस्सा होलसेलर को देता है, होलसेलर अपने कंपनी को देता है, और सारे लोग थोड़ा 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 करके टैक्स जमा करते हैं। लेकिन अल्टीमेट देखा जाए तो सारा टैक्स पेमेंट कौन करता है? कंज्यूमर। लेकिन कंज्यूमर डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करता। वही टैक्स सिस्टम हमारा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, जहां टैक्स पे करने की लायबिलिटी पर्सन टू पर्सन शिफ्ट होती चली जाती है, बिजनेस टू बिजनेस शिफ्ट होती चली जाती है, और ऐसा ही टैक्स सिस्टम हमारा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। तो जीएसटी भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो गुड्स और सर्विस पर एक साथ एक समान रूप से लागू किया जाता है, बिल्कुल बराबर। गुड्स के जीएसटी तीनों प्रकार के बिजनेस, ट्रेडिंग्स पर, मैन्युफैक्चरिंग्स पर और सर्विसेज पर एक साथ एक समान रूप से लागू होता है। यानी ट्रेडिंग के लिए भी वही कॉमन सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी वही है, और सर्विसेज के लिए भी वही सेम सिस्टम है। अब जीएसटी को क्यों लागू किया गया? अभी मैंने आपको बताया कि पुराने टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ी कमी थी मल्टीपल टैक्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती थी, जैसे एक्साइज का टैक्स हो गया, सर्विसेज टैक्स हो गया, अदर सेस हो गया, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। और स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जिसको बोला जाता था। ठीक है। मल्टीपल टैक्स रेट, भारत में जितने भी आइटम है सब पे अलग अलग टैक्स रेट होता था। कुछ आइटम ऐसे होते थे जिसपे 12% टैक्स होता था, कुछ ऐसे होते थे जिसपे 18 होता था, कुछ ऐसे होते थे जिसपे 13 होता था, कुछ ऐसे होते थे 5 होता था, कुछ ऐसे होते थे 3 होता था। तो ढेर सारे टैक्स रेट बना दिए गए थे। ठीक है। और तीसरा चीज है मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। मैन्युफैक्चरर्स पर अलग टैक्सेशन, ट्रेडर्स पर अलग है, और सर्विस प्रोवाइडर पर अलग अलग। ठीक है। और जीएसटी में क्या किया गया? देखो जीएसटी में साफ साफ बोला गया है, जीएसटी में सबसे पहला चीज है सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर। इसका टैक्स स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल बना दिया गया कि ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर एक कॉमन टैक्स। और यहाँ देखिए नोट्स में दे रखा है, जीएसटी अलाउ ए सीमलेस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट क्या होता है? परचेज करते समय जो हम टैक्स देते हैं उसी को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, या उसी को सिंपल भाषा में टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो जीएसटी में क्या हुआ कि जो टैक्स हम परचेज करते समय पे कर रहे हैं और सेल करते समय जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, दोनों को आपस में क्या कर देना है? आपस में एडजस्टमेंट कर देना है। फिर उसके बाद जितना टैक्स हमारे पास एक्स्ट्रा है वही टैक्स हमें गवर्नमेंट के पास जमा करना है। अपने पास से कोई भी टैक्स देने की जरूरत यहाँ पर नहीं। बस नया, जैसे मान लो परचेज करते समय हमने पांच पर टैक्स दिया और सेल करते समय 6 रुपए टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो 1 रुपए जो टैक्स हमने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है वही टैक्स हमें केवल गवर्नमेंट को जमा करने की जरूरत है, अपने पास से कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं सीमलेस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट। यानी हमें उसी महीने में कितना क्रेडिट मिल रहा है उसको उसी महीने में एडजस्टमेंट कर देना है, उसी महीने में उसको सेट ऑफ कर देना है, उसी को बोलते हैं टैक्स क्रेडिट। तो देखो इसमें दे रखा है, जीएसटी अलाउ ए सीमलेस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट एंड एलिमिनेट्स द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेज इन द सप्लाई चेन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर एंड अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स। पहले इंट्री टैक्स एक अलग शब्द होता था। जब पहले क्या था, एक इंट्री टैक्स लगता था जब हमारा प्रोडक्ट किसी नए स्टेट में पहुंचता था, तो वो स्टेट गवर्नमेंट वहां पर एंट्री टैक्स लगाती थी। जैसे मान लो बिहार से हम कोई प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, जैसे वो यूपी के बॉर्डर पर आएगा, बासी पुल पर जैसे वो आएगा, तुरंत यूपी गवर्नमेंट उस पर एक एंट्री टैक्स लगा देगी अलग से। फिर जब यूपी का बॉर्डर पार करके अगर वो एमपी जा रहा है, तो जैसे एमपी के बॉर्डर में पहुंचेगा, एमपी गवर्नमेंट उस पर एंट्री टैक्स और लगा देगी। इस तरह से हर स्टेट अपने अपने बॉर्डर पर एंट्री टैक्स लगाती थी, जिससे इस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती चली जाती थी। बात समझ में आया ना? जिससे इस प्रोडक्ट की कीमत क्या होता था? बढ़ता चला जाता था, क्योंकि हर गवर्नमेंट अपने अपने बॉर्डर पर एंट्री टैक्स लगाता था। मतलब समझ में आ रहा ना? तो इससे जो है क्या होता था, इससे हमारे टैक्स का बर्डन बढ़ता चला जाता था। लेकिन जीएसटी में क्या किया गया, इन सारे टैक्स को आपस में मर्ज कर दिया गया। यानी मैन्युफैक्चरिंग वाला एक्साइज ड्यूटी जो था, सर्विस टैक्स का जो सर्विस टैक्स था, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो वैट था, इन सबको आपस में मर्ज कर दिया गया और एक कॉमन टैक्स बना दिया गया, और वो टैक्स बोला गया जीएसटी।
पहले हर स्टेट का अलग अलग वैट होता था, यूपी का अलग वैट होता था, बिहार का अलग वैट होता था, एमपी का अलग वैट होता था, सब अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाते रहते थे। अब दूसरा चीज क्या दे रखा है, एलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेज, द इनपुट क्रेडिट सेटअप प्रोसेस इज सीमलेस एंड द बेनिफिट इज ड्यूली पास टू द कंज्यूमर। जो मैंने अभी सेटअप का प्रोसेस बताया, ये सीमलेस कर दिया, यानी कंटिन्यू कर दिया, लगातार कर दिया गया। तीसरा जीएसटी का जो सबसे मेन फायदा है वो है टेक्नोलॉजी ड्रिविंग सिस्टम। जीएसटी के कंसेप्ट को ऐसा बताया गया जहां पे हमें किसी ना किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी अपने हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिससे हमारा वर्क थोड़ा सा फास्ट होता है और हमारा काम आसान होता है। कौन कौन से काम हमारे आसान होते हैं? जैसे सबसे पहला काम हमारा रजिस्ट्रेशन का काम बहुत आसान हो जाता है, हम घर बैठे ऑनलाइन अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, जो रिटर्न फाइल करने का काम है वो भी घर बैठे ऑनलाइन हम कर सकते हैं। तीसरा, जो टैक्स के पेमेंट का काम है वो भी घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। चौथा, जो सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट का मतलब कि भारत में चल रहे हर बिजनेस पर को अपने ऊपर लगने वाले टैक्स को खुद कैलकुलेट करना है और खुद ही जमा करना है। बात समझ में आया? इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। जीएसटी में सबसे ज्यादा यूज होता है ये क्या, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब हुआ कि अपने ऊपर कितना टैक्स लग रहा है आप खुद कैलकुलेट करिए और खुद टाइम से आपको जमा करिए। गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय या कोई एजेंट आपके पास हर महीने आएगा नहीं जो आपके टैक्स का लेखा जोखा आपसे पूछे। आपने बिजनेस ओपन किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बिजनेस पर लगने वाले टैक्स को आप हर महीने कैलकुलेट करिए और हर महीने टाइम से जमा करिए। इसी टेक्निक को बोला जाता है क्या, सेल्फ असेसमेंट। बात समझ में आ रहा ना? यानी मोदी जी किसी को भेजेंगे नहीं जो हर महीने आए और आपका दरवाजा नाप करे और आपसे पूछे कि बताओ इस महीने खरीदा कितना, बताओ इस महीने बेचा कितना, और इस महीने टैक्स कितना देना है। कुछ नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने कितना परचेज किया, कितना सेल किया। ये सब कुछ ये सब कुछ जो है आपको खुद ही कैलकुलेट करना है। ये सारा क्या करना है, आपको खुद ही कैलकुलेट करना है। इसी को बोलते हैं हमारा जीएसटी में टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम होने का मेन फायदा। तो ये सब काम हमारे ऑनलाइन हो गए, हम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं, जीएसटी का रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, टैक्स के पेमेंट को ऑनलाइन कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट का काम ऑनलाइन कर सकते हैं। जितना भी जीएसटी से रिलेटेड वर्क है वो सारा वर्क हम ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे जो है क्या होता है, इससे हमारा समय बचता है, हमारी मेहनत बचता है और हमारा एफर्ट बचता है। तो टेक्नोलॉजी का मानव जीवन बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज की 4 साल 5 साल पहले अगर हमें किसी के पास पैसा भेजना होता था तो सबसे पहले हम उस पैसे को लेकर उस बैंक में जाते थे, उस आदमी के खाते में जमा करवाते थे। क्यों ऐसा होता था ना? लेकिन आज के समय में क्या है, आप मोबाइल निकाले 1 मिनट में आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, चला गया। तो टेक्नोलॉजी से फायदा मिला या नहीं मिला, बताइए? तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं मानव जीवन को आसान बनाती है। तो ऐसे जीएसटी के सारे काम को ऑनलाइन कर दिया गया, रजिस्ट्रेशन का काम ऑनलाइन हो गया, कोई अपने बिजनेस का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है जीएसटी में, रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकता है, टैक्स के पेमेंट ऑनलाइन कर सकता है, सेल्फ असेसमेंट का सारा काम ऑनलाइन कर सकता है। सब सुविधा को क्या कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया। इससे आपका समय बचता है और आपका थोड़ा सा आसान हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर क्या दे रखा है, नेक्स्ट पेज पर दे रखा है इंक्रीज रेवेन्यू। और ये सब कुछ होने की वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ा, कई गुना रेवेन्यू बढ़ गया है सरकार का जीएसटी लागू होने के बाद से। बहुत तेजी से रेवेन्यू बढ़ा है क्योंकि जो टैक्स की चोरी होती थी वो टैक्स की चोरी काफी रुक गई है। जीएसटी का सिस्टम इतना ऐसा बना दिए हैं, इसमें टैक्स चोरी का बहुत ही कम चांस है। बात समझ में आया ना? एकदम ना के बराबर। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा जीएसटी का वर्क जो है अपने लिए आसान है। अब हम लोग को देखना है डिवल जीएसटी मॉडल। डिवल जीएसटी मॉडल का मतलब है कि सीधा सा स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि आप टैक्स लगाइए और लगाए हुए टैक्स को कलेक्ट करिए। ये पावर स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट को दे रखा है। इसी को बोलते हैं डिवल जीएसटी मॉडल। डिवल जीएसटी मॉडल के हिसाब से भारत में चल रहे किसी भी बिजनेस पर हम टैक्स लगा सकते हैं और लगाए हुए टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और ये पावर भारत के संविधान के द्वारा स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट को एक साथ दिया गया है।
यानी दोनों गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है और लगाने गए टैक्स को कलेक्ट कर सकती है, इसी को बोलते हैं ड्यूअल जीएसटी मॉडल। उसके बाद है सप्लाई। देखो दे रखा जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है। सप्लाई को हम दो तरीकों से समझ सकते हैं, एक सप्लाई ऑफ गुड्स और दूसरा क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये क्या है, ये है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हम अपनी सर्विसेज आपको दे रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट आपको नहीं दे रहे हैं, हम आपको कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज आपको दे रहे हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने, वहां भी आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। कोई वकील के पास वकालत लेने जाते हैं तो वहां भी आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज का एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन आज जब किसी दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पे क्या है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो आपको गुड्स की सप्लाई दे रहे हैं। जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, और जब सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। अब हमको सप्लाई को दो टाइप को समझना है, एक हमारी सप्लाई है इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक है हमारी इंटर स्टेट सप्लाई। देखिए जब बायर और सप्लायर, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक ही स्टेट में हो तो वो सप्लाई हमारी कहलाएगी इंट्रा स्टेट सप्लाई। बस मैं वो सप्लाई हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा। और जब बायर और सप्लायर अलग अलग स्टेट में हो तो सप्लाई क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। जैसे मान लो कि हमने जो है यूपी के भीतर ही कोई बिजनेस है, ये मान लो कि ये पूरा का पूरा यूपी है, हमारा बिजनेस यहाँ पर है पडरौना, ये भी एक जगह है यूपी का भीतर, और हमारा सप्लायर कहाँ है, कानपुर में। हम अपने कानपुर के किसी सप्लायर से परचेज कर रहे हैं तो ये सप्लाई हमारी क्या कहलाएगी, लोकल सप्लाई कहलाएगी। ये सप्लाई कैसी है, लोकल सप्लाई। और यही परचेज हम यूपी के बाहर यानी बिहार से खरीदते या दिल्ली से खरीद कर लाते तो हमारी सप्लाई हमारी इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। बात समझ आया। तो चाहे लोकल सप्लाई कह लीजिए चाहे इंट्रा स्टेट सप्लाई कह लीजिए, दोनों चीजें क्या है, सेम। दोनों क्या है, सेम। यानी अपने ही स्टेट के अगर किसी डीलर से हम कुछ खरीदेंगे या अपने स्टेट के किसी कस्टमर को सेल करेंगे तो वो सप्लाई हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगी। बात समझ आ रहा ना। अपने स्टेट के किसी डीलर से अगर हम कुछ परचेज करेंगे या अपने स्टेट के भीतर ही हम कुछ सेल करेंगे तो वो सप्लाई हमारी क्या कहलाएगी, वो सप्लाई हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगी। बात समझ में आ रहा ना। चलिए अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो पहले आप लोग क्या करिए, इसे बना लीजिए। ये एक छोटा सा डायग्राम है जो जीएसटी के पूरे टैक्स कैलकुलेशन मैकेनिज्म को, पूरे सिस्टम को समझाया गया है। यहाँ परचेज और सेल दोनों को समझाया गया है। एक बार इसको ध्यान से आप लोग बना लीजिए तो काफी